गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली ये पूरी रिपोर्ट आप सुन लें। फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया था। इसराइल के अंदर जो है वो यहूदियों ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया था। हालांकि यहूदियों को जब हिटलर ने मार के भगाया तो फ़लस्तीन ने रहने के लिए यहूदियों को पनाह दी थी और उस पनाह की जगह यहूदियों ने उस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था। ये पूरी कहानी आपको बताना चाहूँगा। 1948 में इसराइल बना था और 1947 में हिंदुस्तान बना है। फ़लस्तीन का कब्ज़ा जो है वो हमेशा से रहा है उनकी ज़मीनों के ऊपर, और फ़लस्तीन के ऊपर हमेशा से जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका कब्ज़ा रहा था। 1517 में 98% मुसलमान थे और 1.7% यहूदी थे। 1882 में 92% मुसलमान थे और 8% यहूदी थे। 1917 में 91% मुसलमान थे और 8.1% यहूदी थे। हालांकि 1917 में जो है वो गैर कानूनी तरीके से यहूदियों ने जो है वो फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करना शुरू कर लिया था। फ़लस्तीन के अंदर यहूदी इसलिए आ रहे थे क्योंकि उस वक्त में जर्मनी का जो हिटलर है वो यहूदियों को वहाँ पे रहने के लिए नहीं जगह दे रहा था और उन पे कत्ल गारत हो रही थी, जिसके एवज में वो वहाँ से भागकर फ़लस्तीन आए और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों पे जुल्म नहीं किया बल्कि उन्हें रहने के लिए जगह दी, पनाह दी। जर्मनी के हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था और उस वक्त में यहूदी जो है वो जर्मनी से भागकर फ़लस्तीन में आए और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों पे कब्ज़ा नहीं किया बल्कि इसके इव्ज़ में यहूदियों को रहने के लिए जगह दी। और उसी वक्त 1917 के बाद यहूदियों ने धीरे धीरे जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर लिया। हालांकि हमारे पास ये रिपोर्ट भी है जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों ने कभी भी यहूदियों को रहने के लिए रुकाया नहीं था। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने हमेशा यहूदियों को रहने के लिए जगह भी दी थी और उनका वेलकम भी किया था। और ये जो पूरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1922 में 11% यहूदी थे, 1931 में 17% थे, 1936 में 28% थे और 1947 में 32% जो है वो यहूदी थे। हालांकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था आज से पहले, इसी तरीके से फ़लस्तीन भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और यहूदियों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, जिसके इव्ज़ में जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने 2 स्टेट्स बना दिए थे, यानी कि एक फ़लस्तीन और एक इसराइल। फ़लस्तीन में मुसलमान रहते थे और इसराइल में यहूदी रहते थे। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो है वो यहूदियों ने धीरे धीरे इस फ़लस्तीन के तमाम इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर लिया था। शुरुआत यहाँ से होती है कि फ़लस्तीन के अंदर जो ये यहूदी है ये 1917 में मुकम्मल तौर पे रहने के लिए आ चुका था। 1517 में सिर्फ 1.7% यहूदी रह रहा था फ़लस्तीन के अंदर, और हालांकि जर्मनी के हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का कत्ल किया था। जब यहूदी जर्मनी छोड़कर भागे तो वो फ़लस्तीन पहुंचे और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें कभी भी फ़लस्तीन में आने से नहीं रोका, जिसके एवज़ में उन्होंने धीरे धीरे जो है वो इस पूरे इलाके पे गैर कानूनी कब्ज़ा कर लिया है। मस्जिद अल अक्सा ऑपरेशन आपने सुना होगा। 23 अप्रैल को मस्जिद अल अक्सा पे यहूदियों ने अटैक किया, जिसके इव्ज़ में मस्जिद का आधा हिस्सा शहीद कर दिया था और उसके बाद ही हमास ने जो है वो इन यहूदियों के साथ अपनी जंग की शुरुआत कर ली थी। हालांकि आज ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने टैंक, अपने गोला बारूद और तोपों को तैयार करके रखा हुआ है। उन्होंने यूएस को धमकी तक भी दे दी है कि अगर आप इस मैटर में इंटरवीन करेंगे तो शायद ये जंग बढ़ सकती है और इस जंग का बुरा असरात जो है वो मुल्क अमेरिका पे भी पड़ सकता है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसराइल को भी धमकी दी है कि आप इस जंग के लिए तैयार रहें, आप पे कभी भी किसी भी समय जो है वो अटैक हो सकता है। यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो तमाम यहूदियों को सपोर्ट कर रही हैं, इसराइल को कर रही हैं। जो मुस्लिम मुल्क हैं वो फ़लस्तीन को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिखा जो अक़वामी मुत्तहिदा तक पहुंचा हो, यूनाइटेड नेशंस में जिस पे बातचीत हुई हो। सिर्फ ये सपोर्ट जो है ये आपको दुआओं के ज़रिए से दिख रहा है, सोशल मीडिया के कमेंट्स के ज़रिए से दिख रहा है और उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट अपलोड करते हुए दिख रहा है। हालांकि एक जंग को लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत चाहिए, एक जंग को लड़ने के लिए लड़ाकू विमान की ज़रूरत चाहिए, एक जंग को लड़ने के लिए
टैंक की ज़रूरत चाहिए। लेकिन ऐसे हालात के बीच में जहां यहूदियों ने पूरी तैयारी की हुई है जंग के लिए, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कमर कस ली है और ईरान का भी ये कहना है कि ये जंग की शुरुआत हो सकती है बड़े पैमाने के ऊपर। हालांकि लेबनान कि हिजबुल्लाह ग्रुप ने जो है वो इसराइलियों के अलग अलग मुकामात पे अटैक करना शुरू कर दिया है और उनका ये मानना है कि गाज़ा पट्टी को जो है वो अब लेबनान या हिजबुल्लाह ही ग्रुप जो है वो बचा सकता है। हमास मिलिट्री ग्रुप का लगातार आज 12 दिनों से ये जंग जारी है, जिसमें कि इसराइली फोर्स ने कई सारे हमास के जंगियों को जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया है और हमास ने भी कई सारे इसराइली फौजियों को जो है वो बंदी बना लिया है और जिसके एवज में अब जो फ़लस्तीन के मुसलमान कैद में हैं उनको रिहा करने की बात जो है वो हमास कर रहा है, जिस डील को एक्सेप्ट करने के लिए इसराइल किसी भी चीज़ के ऊपर तैयार नहीं है। ये जंग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस जंग के अंदर आपको कई सारे और भी पहलू नजर आएंगे, जिसमें एक पहलू तो ये भी है कि इस जंग की शुरुआती दौर में हमास ने 5000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए थे। लेकिन आज ये सवाल हमास से भी पूछा जा रहा है कि जो हमास जंग गुलेल और पत्थर से लड़ता था, उस हमास के पास 5000 से ज़्यादा टैंक कैसे आए हैं? क्या इसराइल ने हमास को तैयार किया था एक अल्टरनेट, और आज वही हमास जो है वो एक गोले की शक्ल में फटकर उनके मुंह पे पड़ा है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर भी 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाज़ा के उस हॉस्पिटल पे अटैक होने के बाद 500 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बीच ही बीच ये इत्तला भी आ रही है कि हर 1 घंटे में 3 से 4 लोगों की मौत हो रही है, जो लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। 7 महीने के बच्चे के सर पे गोली लगने की वजह से मौत हो चुकी है। एक ख़ानदान के पांचों अफराद की मौत हुई है और जिनकी लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जो अभी तक भी मलबे के नीचे से नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि गाज़ा पट्टी के अंदर पिछले कई दिनों से पानी ना होने की वजह से आम शहरी जो हैं वो प्यास की वजह से भी मर रहे हैं और जिनकी मौतों में इजाफा ही दिखाई दे रहा है। ईंधन ना होने की वजह से किसी भी हॉस्पिटल को जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर रन नहीं किया जा रहा है। कोई भी हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, जिसके एवज में कई सारे लोगों की मौत हो रही है। फौज की लड़ाई फौज से होती है, इसराइल की लड़ाई हमास से थी, लेकिन इसराइल ने अब गाज़ा पट्टी के आम शहरियों के साथ ये जंग शुरू कर दिया और ये जंग जो है ये बिजली, पानी, ग़िज़ा और ईंधन की शक्ल में है। न कि सिर्फ इतना ही, बल्कि गाज़ा की कमर के पीछे से जो बड़ा समुंदर बह रहा है, उस समुंदर के गंदे पानी को पीने पे आम शहरी मजबूर है। हालांकि देश हिंदुस्तान भी इस वक्त जो है वो गाज़ा के उस हॉस्पिटल अटैक को कंडेम कर रहा है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी जख्मी हुए हैं उन लोगों की जल्द से जल्द रिकवरी होनी चाहिए। अल-अक्सा ऑपरेशन के ही बुनियादी सूरत हाल के अंदर ये जंग की शुरुआत हुई, जिसके एवज में कई सारे लोगों की मौत तो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल भी फ़लस्तीन के अंदर जो है वो हालात बहुत कशीदा है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान की गोदी मीडिया जो है वो लगातार इसराइल में जाकर रिपोर्टिंग कर रही है, जो ये नहीं बता पा रही है कि गाज़ा के हालात कैसे हैं और इसराइल ने जो है वो गाज़ा के अंदर कितने ज़्यादा मुकामात को डैमेज कर दिया है, जिसके एवज में आम शहरियों की ज़िंदगी जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है। हालांकि फ़लस्तीन के अंदर से कोई रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ के तमाम मीडिया हाउसेस और उसके साथ साथ कई बड़े हॉस्पिटल्स को भी जो है वो नजर आतिश कर दिया है। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इस बात का एक पहलू और भी सबसे बड़ा ये है कि फ़लस्तीन के रहने वाले वो तमाम आम शहरी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि अगरचे अक़वामी मुत्तहिदा में ये बात नहीं हुई तो शायद आते कुछ घंटों में फ़लस्तीन के लाखों की आबादी वाले शहर को जो है वो इसराइल एक चुटकी में निस्त नाबूद कर देगा। गाज़ा के अंदर 2.3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज़्यादा रहने वाला आम शहरी आज मुश्किलात की ज़िंदगी जी रहा है, जिसमें कि 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख लोग जो हैं वो हिजरत करने पे तैयार हैं। इसी के साथ साथ वेस्टर्न बैंक पे भी जो है वो इसराइल ने अटैक किया है, जिसके एवज में अब ईरान ने भी कमर कस ली है अपने तोहफों के साथ और जो जंग की सूरत हाल में जंग लड़ने के लिए तैयार है। शायद ये लड़ाई और भी बढ़ सकती है, जिसमें कई सारे मुस्लिम मुल्क भी जो है वो एंटर करेंगे और शायद इसके बाद इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे दिखाई देगा।